जमीन कब्जा विवाद में जो है यानी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग जो केस फाइल करते हैं वो करते हैं सूट फॉर पोजीशन। लेकिन अब आप कैसे जमीन का कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं ये आप जरूर जान लें। आज जो है आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कैसे आप जो है अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत लोग जो है यहाँ पर परमानेंट जो है यहाँ पर इंजंक्शन जो है वो फाइल करते हैं। तो दोनों जो केस में अगर आपकी जमीन है, जमीन पर कोई अवैध तरीके से जबरन जो है आकर कब्जा कर लिया है या कब्जा करने वाला परिवार का लोग है, कब्जा करने वाला अन्य लोग है या कब्जा करके जमीन का कागजात बना लिया या कागजा जो है कब्जा करके जमीन बेच दिया, सभी सिचुएशन सभी कंडीशन में आखिरकार क्या करना है, कैसे करना, इस बात को आप समझ लें। देखें, जमीन कब्जा करके अगर बेच दिया ना, 3 भाई की नाम से जमीन थी, एक भाई के नाम के साथ जो है यहाँ पर वगैरह लिखा हुआ रसीद कट रहा था, अभी भी यहाँ पर कट रहा है। एक भाई ने पूरा जमीन का केवाला कर दिया इस लड़के, ठीक है, दादाजी, बट यहाँ पर जो है रजिस्ट्री और जमाबंदी का पेपर नहीं था, इसलिए केस हार जो है यहाँ पर कब्जाधारी हर जगह जो है पैसा देकर एसडीएम कोर्ट से यहाँ पर जजमेंट अपने फेवर में करा लिया 1995 में। अब हमारे जो है पेपर यहाँ पर निकाला है, क्या कोई उपाय नहीं है? प्लीज रिप्लाई, इट्स अर्जेंट, टोटल हम जो है यहाँ पर हमारे पास है और रसीद भी यहाँ पर कट रहा है, उसका यहाँ पर जमाबंदी फर्जी है, अंचल में सीओ को कर्मचारी को यहाँ पर जो है बता रहे। देखें, आपको इस सिचुएशन में क्या क्या करना है और अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, सारा समस्या का हल निकल जाएगा। देखें, बिल्कुल उपाय है। अगर आपके पास जमीन का जो कागजात है 1995 में अब जो है आपने पेपर निकाल लिया, तो अब ये जमीन का जो कागजात आपके पास पहले का अगर है, कागजात पहले का है, कहने का मतलब जो दोबारा बेचा गया, दोबारा कोई कागजात तैयार किया है, उससे पहले का आपके पास सेल डीड मौजूद है, तो आप उस सेल डीड के आधार पर जो है यानी टाइटल का दावा कर सकते हैं। टाइटल का दावा और कहाँ पर करेंगे? वो करेंगे सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। अब रही बात कि क्या इस कागजात से म्यूटेशन के लिए प्रयास किया जा सकता है। देखें, अगर आपका जो जमीन का पेपर है, कागजात है, उस कागजात पर अगर नए यहाँ पर जो है प्लॉट नंबर जो है, प्लॉट नंबर अगर है मौजूद नया जो वर्तमान में भी चल रहा है, वो अगर मौजूद है तो आप दाखिल खारिज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, या तो दाखिल खारिज होगा, नहीं तो दाखिल खारिज किसी कारण बस रिजेक्ट होगा। और अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन का कारण लिखा जाता है, और जब हम रिजेक्शन का कारण देखते हैं तो उसी अनुसार हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो ये प्रक्रिया है ना कि आपको करना है, उसके बाद नहीं होता है, टाइटल का दावा करेगा। और जिसके पास जमीन का सेल डीड है, कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी का मालिक है, और प्रॉपर्टी का मालिक है तो कोई व्यक्ति दोबारा उस जमीन को नहीं बेच सकता। कोई व्यक्ति दोबारा उस जमीन का जो है म्यूटेशन अगर करा लिया है तो वो गलती है। तो इसलिए जमीन का कागजात अगर आपके पास है तो जमीन का जमाबंदी आपके नाम से होना चाहिए, जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम से होना चाहिए, और जमीन पर कब्जा भी आप ही का होगा। अगर इसलिए कि आपके पास जमीन का, आपने जमीन खरीदा, आपने जमीन रजिस्ट्री कराई। अन्य भी अगर आपका कोई सवाल है, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताएं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही नहीं रहेगा। देखें, एसडीएम के पास मान लेते हैं जो भी किया गया, ठीक है, एसडीएम का जजमेंट जो दिया गया, तो एसडीएम का जो भी आदेश है, अगर वो आदेश आपको स्वीकार नहीं है, मान लेते हैं उस आदेश से आपका कोई लेना देना नहीं, आपको संतुष्ट नहीं है, डायरेक्ट आप जो है कागजात के आधार पर सिविल कोर्ट जा सकते हैं, सिविल अपील में जा सकते हैं। इसलिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है, और कागजात के आधार पर आपका कानूनी दावा होगा, और आप कानूनी दावा के तहत जो है यानी अपने पक्ष में जो है वो फैसला लेंगे। इसलिए इस यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि एसडीएम का जजमेंट हो गया, क्या सिविल कोर्ट है। अगर मेरे पास कागजात है तो मुझे मेरा अधिकार जरूर मिलेगा।
अगर जो है आपको अगर आपका हक बनता है, मान लेते कोई हिस्सेदार है, हिस्सेदार का कोई हक नहीं ले सकता है। अगर मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है ना, 4 भाई है, एक भाई अगर जमीन बेच भी दिया, तो अगर वो बेच कर ये सोच रहा है ना कि हम जमीन बेच दिए हैं अब तो भाई को हक नहीं मिलेगा, तो ये या इस जमीन में हक नहीं ले पाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये आपने एक तरह का क्या किया, फर्जीवाड़ा किया। हाँ, ये विक्रेता एक भाई अगर बनता है, दूसरा भाई जो कि आज हिस्सा का दावा कर रहा है वो गवाह बने हुए है, वो इसमें सपोर्ट किए हुए हैं कागजात में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको खुद जाकर सपोर्ट किए और आप दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा हुआ इसका मतलब वो आपको जानकारी नहीं था फर्जीवाड़ा हुआ। जिस दिन से जानकारी हुआ आप दावा कर रहे हैं, तो ये है पूरा प्रक्रिया। अगला सवाल है, सर मेरा भी सवाल है कि हम 3 भाई हैं और एक चाचा जिसको कोई औलाद नहीं है। 15 साल पहले हम तीनों भाई का बंटवारा हो गया, जिसमें चाचा को भी 2.5 बीघा जमीन पंच ने दे दिया है और वो चाचा को मेरे ही एक भाई ने रखा है। अब उस भाई के बेटा और पत्नी ने उस चाचा से धीरे धीरे जमीन अपने नाम लिखवाने लगा, तो उनको कैसे रुकवाएं जाए जिससे कि चाचा मरने के बाद हम दोनों भाई वंचित जो है को भी जमीन मिले। देखें सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, अब उसमें अगर वो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और बंटवारा होने के बाद एक होता है कि रोकने का ये तरीका है कि विवाद खड़ा कर देते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप रोक सकते हैं, लेकिन जो अधिकार है हम पहले उसकी बात करेंगे। पैतृक संपत्ति में सभी का समान अधिकार है। अब हम मान लेते हैं कि जो एक चाचा है वो निसंतान है, उनको एक तरह से कोई भी संतान नहीं है, तो इनका जो संपत्ति है, इनका जो जमीन है, अगर बंटवारा हो चुका है और बंटवारा होने के बाद जो आपके चाचा हैं वो अपना जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिए हैं, यानी जमीन का म्यूटेशन कायम हो चुका है। अब यहाँ पर अगर कोई निसंतान है तो वो अपनी जमीन जो है उन पर डिपेंड करता है, अपने हक हिस्से की चीज वो किसको देना चाहे, आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता है क्या कि विवाद पैतृक संपत्ति की जब बात है, दादा परदादा की संपत्ति की जब बात है, तो वैसे सिचुएशन वैसे कंडीशन में पूर्वज का संपत्ति है, दादा परदादा का संपत्ति है। अब यहाँ पर जो है बंटवारा जो हुआ है मौखिक तरीके से हुआ, आप नहीं मान रहे हैं, तो जाकर जो है पार्टीशन का दावा कर देंगे कोर्ट में कि सही ढंग से जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। देखें विवाद खड़ा करने वाले, अब इसमें क्या होगा, जमीन पर हो गया केस हो गया, तो आप जो है उस पर स्टे ले सकते हैं कि जमीन कोई बेच नहीं सकता, ठीक है, जब तक ये हो नहीं मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। तो जब जजमेंट आएगा, फैसला आ जाएगा, तो ऐसे उस समय में जमीन तो कोई रजिस्ट्री करेगा नहीं, आप उसको रोक लगवा सकते हैं, विवाद है ना, उसका म्यूटेशन कायम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बस ये हो गया कि उलझा कर आदमी रख लेता है कि उलझा कर रखे हुए हैं, जब तक क्या कहते हैं ये चीज पूरा प्रक्रिया अब जो है केस का चलेगा तब तक चाहता कब तक रहेंगे, कब तक लड़ेंगे, तो ये हो गया। लेकिन रही बात अधिकार का, तो कानूनी अधिकार है, आपका बंटवारा हो गया, अपने नाम से वो जमीन करवा चुके हैं, वो स्वतंत्र है, जिसको मन है वो दे सकते हैं। अगला सवाल है, श्रीमान मैं एक विषय में जो है चर्चा करना चाहता हूं, एक जो है इसी केस के विषय में। केस ये है कि एक जो है यहाँ पर जोतन जमीन का टुकड़ा जो कि 5 यहाँ पर बिस्वा होगा, जिसमें आज से नहीं बाकी 50 साल से कब्जे में है, जिसमें अभी हमने 5 साल पहले हमारा घर भी बन चुका है। अब जाके जो जमीन का मालिक है वो बोल रहा है कि मेरी जमीन वापस करो। क्या इस केस में जमीन का फैसला किसके पक्ष में होगा? देखें, अगर आपके जमीन पर जो है मकान बन चुका है, ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन पर आप मकान बना चुके हैं, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मकान है, अब जमीन तो दूसरे की है, आपके पास बस सिर्फ ये है कि आप जो है यानी कब्जा कानून के तहत जो है यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा का आप दावा कर सकते हैं, यानी प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन का दावा होगा। अगर कोई आप ये साबित कर देते हैं कि 12 साल से अधिक समय से आप कब्जे में हैं, 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है और ये कब्जा आपका जो है शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का
विवाद पहले नहीं था, जमीन मालिक जो है पहले आपको कोई परेशान नहीं किया और लंबे समय से आप उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज जो है जमीन मालिक दावा करता है और वो दावा करता है कि वो हमारी जमीन है। लेकिन आप आज से नहीं है, 50 सालों से है, लेकिन ये बात तो आपको कम से कम ये साबित करना है कि 12 साल से अधिक समय से है। और इसको साबित करने के लिए जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो इसको साबित करने के लिए आपको साक्ष्य देने होंगे, प्रूफ देने होंगे, यानी प्रूफ के तौर पर गवाह होंगे। प्रूफ के तौर पर जो है आप ऐसे कागजात पेश करेंगे जो कि आपका उसी जमीन से, उसी एड्रेस से है और वो 12 साल से अधिक समय से बना हुआ है। आपका पहचान पत्र हो, उस पर जो एड्रेस मेंशन है, आपके बिजली का बिल हो, आपके पानी का बिल हो, आपका यहाँ पर जो है राशन कार्ड हो, ये सब आप जो है उसी जगह उसी एड्रेस पर जो है लिए हुए हैं और आज से नहीं लिए हो, लंबे समय से। और आज तक जमीन मालिक ना कोई विवाद खड़ा किया है, ना कहीं केस फाइल किया, और अब जाकर जो है वो जमीन से मुझे हटने को बोल रहा है। देखें कानूनी प्रक्रिया में। और अगर आप इससे संबंधित जजमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो आपको क्या करना है, इसको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसमें जाकर जजमेंट का पूरा स्टोरी केस नंबर के साथ बताए हुए हैं, यानी केस नंबर भी बताए हुए हैं, पूरा जजमेंट का पूरा कहानी बताए हुए हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कब्जा विवाद में क्या फैसला दिया है। अगला सवाल है सर, यहाँ वीडियो में जो आप बोल रहे हैं ना, सेम केस में हमारे साथ में है, ऐसा ही जो है चल रहा है। हमारे पास में म्यूटेशन खतियान 80 साल पूर्वज के नाम से था, अभी यहाँ पर कोपार्सनर के नाम पे है और कब्जाधारी ने 60 साल पुराना रजिस्टर यहाँ पर गिफ्ट डीड बना रखा है। कब्जाधारी के पास जो है डुप्लीकेट गिफ्ट डीड है। अंचल ऑफिस में यहाँ पर ACDC में उनका जो है अपील डिसमिस हुआ है और अभी जो है सिविल में जो है एविडेंस स्टेज उन्होंने टाइम यहाँ जो है खिला करा रहा है, जो भी है। तो इसमें इसको लेकर जो है ना क्या होगा, देखें सीधी सी बात है, आपको पता है अगर कोई कागजात फर्जी कागजात है तो आप फर्जी उसको साबित करेंगे। अगर जमीन का जो गिफ्ट यहाँ पर जो डीड है, गिफ्ट डीड भी जो तैयार होता था वो रजिस्टर होता था, यानी निबंधन कार्यालय में जाकर जो यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें जाकर उसको रजिस्टर कराया जाता था। तो इसलिए अगर आपको पता है कि ये गिफ्ट डीड जो है वो फर्जी है तो कानूनी तौर पर इसको फर्जी साबित करना पड़ेगा, यानी आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट डीड फर्जी है। फर्जी अगर होगा तो वो हो सकता है वहां पर रजिस्टर नहीं हो, ये उसका जो डुप्लीकेट है वो कभी निकलेगा ही नहीं कार्यालय से जो बना है। और तो आप दावा करके यानी सिविल कोर्ट में, सिविल अपील में आप जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पर टाइटल का दावा करके आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये है पूरा प्रक्रिया। सर एक जमीन मेरे दादाजी के नाम से है और मेरे दादाजी का एकमात्र लड़का मेरे पिताजी हैं, उस पर मेरा घर पर जो है यहाँ पर में एक जो है यहाँ पर कमरा बना हुआ है। अब लेकिन मेरे दादा के यहाँ पर जो अन्य 3 भाई लोग उसमें जो है ना उसमें से हिस्सा लेने के लिए टाइटल सूट का केस दायर कर दिया है, तो क्या ये केस हमारे फेवर में होगा कि नहीं। देखें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो जमीन है, देख सकते हैं ये जमीन, इस जमीन जो है दादाजी के नाम से है। आप देख सकते हैं ये जमीन जो है वो दादाजी का नाम इस पर दर्ज है। अब यहां पर देखें, अगर दादाजी का जो है एकमात्र लड़का जो है वो आपके पिताजी हैं, एकमात्र लड़का, एक ही लड़का है, ठीक है। अब है कि उस जो है उस पर मेरा जो आपका घर है ना, में एक जो है कमरा बना हुआ, लेकिन जो अन्य जो दादाजी के जब भाई जो है ना, अगर वो हिस्सा मांग रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं, तो उनका शेयर नहीं होगा, इसलिए कि मान लेते हैं दादा का जमीन है। अब कोई एक जो है अपना घर बनाया है तो दूसरा भाई अगर उसमें हक मांगने लगा, भाई का मान लेते हैं अगर अर्जित जमीन होगा तो कहाँ से वो जो हक मिलेगा, अर्जित जमीन होगा तो हक नहीं मिलेगा। जमीन अगर पैतृक होगा, जैसे क्या होता है पैतृक जमीन है,
पूर्वज से प्राप्त जमीन है, बड़ा भाई के नाम पर हो गया या आपके दादा के नाम पर हो गया, वैसे सिचुएशन में सभी लोग अगर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि नहीं उनका कानूनी अधिकार बनता, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो फिर उनका अधिकार नहीं होगा। अगला सवाल है, खतियान है जिसमें 3 यहाँ पर खाता है, उसमें 26 प्लॉट जो है, रकबा है 12 एकड़ 21 डिसमिल। ये जमीन मेरे दादाजी जो है दादा के नाम से है। उसमें मेरे पिताजी ने 60 डिसमिल जो है वहाँ पर घर जमीन बेचकर हम सब भाई बहन जो है को लेकर यहाँ पर जो है पास के शहर में यहाँ पर उसके बाद जो है गांव गए हैं। नहीं, मेरा जो है पूरा बचपन यहाँ पर शहर में बीत रहा है। अब जो है सर्वे हो रहा है तो यहाँ पर मैंने जाना कि मेरी पूर्वज की जमीन है। तब मैंने खतियान निकाल कर और वहाँ पर जमा जो है बंदी रसीद तलाश किया। तब पता चला कि 35 लोगों के नाम से रसीद कट रहा है। अब मैं क्या करूं, कोई उपाय बताएं कि मैं जो है क्या करूं। धन्यवाद। तो देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जमीन का जो खतियान अगर है, अब खतियान से यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और इन सभी लोगों का नाम से जमीन का रसीद कट रहा है और ये सभी 35 लोग हैं आपके अनुसार। देखें, हम आपको बता दें, खतियान से दूसरे का रसीद कटने का मतलब होता है कि या तो जो जमीन का खतियान है उससे आपके पूर्वज जो है जमीन को यहाँ पर बेचा गया होगा उनके द्वारा। अगर वो खरीदे होंगे, जो लोग खरीदे होंगे वो जमीन का भी रसीद कटा रहे होंगे, उनके पास केवाला होगा। लेकिन फिर भी आपके पूर्वज के नाम से बहुत जो है कुछ जमीन जो है नाम अगर दर्ज होगा तो वो कागजात जो है अभी आ गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में किसी प्रकार का दावा करने से पहले ये पता करना है कि हमारा जो जमीन का खतियान है, हम बाहर रहते हैं तो खतियान से क्या जमीन बेचा गया था, कभी यहाँ पर बेचा गया था। अगर ये जमीन बेचा गया होगा, खतियान से अगर ये जमीन को बेचा गया होगा, तब तो जो खरीदा होगा उसका रसीद कटना जायज है। अगर आपके पूर्वज के द्वारा जमीन को नहीं बेचा गया, कभी नहीं बेचा गया, यानी जमीन जो है कोई बेचा नहीं है परिवार में, लेकिन गलत तरीके से लोग रसीद कटा कर, आप बाहर रहते हैं, बहुत लोगों का जमीन कब्जा कर लिया, तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में उस जमीन को वापस प्राप्त किया जा सकता, उसका प्रक्रिया है। तो पहले ये पता करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगला सवाल है, सर मेरा खतियानी जमीन है और मेरे पापा के नाम से जमीन का रसीद भी 2022 तक कटा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रसीद में यहाँ पर खेसरा गलत प्रिंट हो गया। सुधार के लिए परिमार्जन में भी गया, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लॉक से सुधार नहीं हुआ। कंप्यूटर पर जमाबंदी जो है यहाँ पर जो है लॉक शो होता है। ऑफिस में भी यहाँ पर बोलता है कि खेसरा सुधार यहाँ से नहीं होगा, DCLR के यहाँ से होगा। DCLR के यहाँ अपील के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे ब्लॉक से यहाँ पर जो निकलेगा। देखें, ये होता है ना कि ये क्या होता है कि कोई भी जमीन का जो जमाबंदी है, जमाबंदी कायम हो गया, आपका जो भी जमीन का प्लॉट है, प्लॉट का नंबर 101 हो, 1035 हो, 1952 हो, या जो है बहुत सारा आपका नंबर है, ये जो है प्लॉट नंबर है, ये सारा जमीन का जो है ना प्लॉट का नंबर है। जमाबंदी कायम हो गया, अब इस जमाबंदी को कर दिया गया लॉक। अब आप कहेंगे लॉक क्यों किया, तो इस जमाबंदी के साथ अगर कोई गलत तरीके से यहाँ पर जो है छेड़छाड़ करेगा, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको कर दिया जाएगा यहाँ पर लॉक। अब ये लॉक जो है ये ऑटोमेटिक अब हो गया लॉक, यानी अब ये तो अच्छा है। अब है कि आपके जमाबंदी को कोई मान लेते हैं ओपन किया, उसमें किसी प्रकार का एडिट करने का प्रयास किया, तो इस सिचुएशन में देखें क्या होता है कि इसको कुछ कोई जो है गलत तरीके से छेड़छाड़ कर रहा है, इसको लॉक करवा देते हैं। तो जमाबंदी जो लॉक हो गया, तो अब DCLR में आप जाकर अपील करेंगे, वो ऊपर में देखेंगे आखिर इसमें क्या किया जा रहा था, आप क्या कुछ भी करवाना चाह रहे थे। तो ये जो है यानी कुछ भी नहीं, कागजात जो आपका है, आपका जो जमीन का जमाबंदी कायम है,
आप अगर कोई जमीन का रसीद कटाए हैं, इन सभी के आधार पर आप DCLR कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि हमारे जमाबंदी को लॉक कर दिया गया। अब उनको पावर है तो वो अनलॉक कर देंगे। अगला सवाल है, सर हमारी जमीन की जमाबंदी हमारे दादा व उनके भाइयों के नाम से है, लेकिन अब किसी व्यक्ति ने बोला कि आपकी जमीन पर मंदिर माफी का नोट लगा हुआ और इस जमीन पर हमारे परिवार वाले ने कुछ दिन पहले स्टे भी लगा दिया। इसका कैसे पता करें कि यह मंदिर माफी की जमीन है, जबकि इसकी जमाबंदी हमारे दादा और उनके 3 भाइयों के नाम है। प्लीज हेल्प सर जी। तो देखें, ये जमीन जो है, इस जमीन का आपको पुराना इतिहास जरूर देखना चाहिए इसको जानने के लिए, है ना। ये जमीन यहाँ पर कैसे आया, इसका पुराना खतियान जो है ये क्या कहता है, और ये जमीन मंदिर में आखिर जो है जो दावा किया जा रहा है वो गया कैसे, और वर्तमान में अगर जमीन का जमाबंदी आपके दादा के नाम से है तो जब तक जमाबंदी का कोई म्यूटेशन होगा नहीं, यानी जमाबंदी से अगर कोई म्यूटेशन कराने के लिए जो है अपील करता है और आपके जमाबंदी से जमीन निकाल कर उनको जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक तो वो आपकी जमीन है। तो जमीन का जमाबंदी अगर आपका कायम है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई दावा करता है तो जमीन का इतिहास आपको जानना चाहिए कि आखिर इसका पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है, इसके कानूनी तौर पर पुराने कागजात के आधार पर कौन इसके उत्तराधिकारी होंगे, कौन हकदार होंगे। और रही बात मंदिर माफी की बात है, तो मंदिर में आखिरकार ये जमीन कैसे गया। अगला सवाल है, मैं अनुसूचित जाति हूँ और मेरे पिता के नाम से 1954 में खतौनी में नाम दर्ज है और हम यहाँ पर वर्ग 1 के भूमिधर हैं, जो आज भी वर्ग 1 में हमारा नाम दर्ज है, परंतु ग्राम प्रधान ने फर्जी नक्शा दिखाते हुए यहाँ पर सिविल कोर्ट से जो है स्टेटस ले लिया, जो कि उसका यहाँ पर आदमपुर में दावा खारिज हो गया। अब क्या जिला प्रशासन जो है उसी जमीन को कब्जा करके उसी पर यानी पानी की टंकी बनवा रहा है, वो बताइए इस स्थिति में मैं क्या करूं। देखें, आपके जो 1954 का यहाँ पर खतौनी है, जो खतौनी है उसमें अगर नाम दर्ज है, ठीक है, नाम दर्ज है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो आपका यहाँ पर सिविल कोर्ट में आप भी, अगर आपका जमीन है, आपके पास कागजात है, आपका नाम दर्ज है, तो आप भी टाइटल का दावा कर सकते हैं। केस करके पानी का टंकी बनवा रहे हैं तो उस पर रोक लगा सकते हैं। यानी सिविल कोर्ट में आप जाएंगे, आपके नाम पर अगर जमीन का कागजात है या आपके पूर्वज के नाम जमीन का कागजात है, दादा परदादा के नाम जमीन का कागजात है, कोई अगर कुछ भी बनाने का प्रयास कर रहा है तो उसको कैसे बनाने देंगे? नहीं रोकेंगे तो बना लेगा। अवैध कब्जा इसी तरह से होता है। तो आप सिविल कोर्ट में केस जैसे ही फाइल करेंगे और जाकर जो है एक तरह से उस पर स्टे लगवा देंगे अपने वकील के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, कि देखें ये जो है सिविल कोर्ट में इस मामले पर केस चल रहा है और कोर्ट्स में जो है यहाँ पर रुकावट का भी आदेश है, तो इस पर जब तक केस का फैसला नहीं होता आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर 1995 में मेरे पिता को आवास के रूप में जमीन आवंटित हुई, उससे जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जो है दुकान बना ली गई और हम सर ऐसी हैं तो क्या कर सकते हैं? अपनी जमीन प्राप्त करने के लिए जमीन आज भी मेरे पिता के नाम पर चढ़ी हुई है, पत्रावली में जो है उनका नाम आज भी दर्ज है। देखें, यहाँ पर 1995 में आपके पिता को आवास के रूप में अगर जमीन दिया गया है और जो जमीन दिया गया उस जमीन पर यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा क्या किया, दुकान बना लिया गया, ठीक है, यहाँ पर बना लिया गया। और ऐसी स्थिति में जो है जमीन को प्राप्त करने के लिए आज भी ये जमीन क्या है, आपके पिता के नाम से दर्ज है। आज भी ये जमीन जो है आपके पिता के नाम से चढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह जो है यानी जो दुकान बना लिया है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको जो आवंटन हुआ है उसका जो कागजात है, उस कागजात के आधार पर जो है आप उस दुकान को हटने के लिए यानी
सूट फॉर पोजीशन का दावा कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ये ज़मीन जो है ये हमारी है और इस ज़मीन पर ये मेरा पोजीशन होना चाहिए। तो आप जो है सिविल कोर्ट में ज़मीन को वापस प्राप्त करने के लिए सूट फॉर यहाँ पर जो है पोजीशन का केस फाइल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ये है कि अगर गलत तरीके से पैसे के दम पर अगर कैंसिल जो है कर दिया है और एडीएम जो है यहाँ पर कैंसिल जो है करने को ऑर्डर दिया हो तो कैंसिल हो जाएगा या रहेगा। तो इसके लिए फिर जो है क्या कर सकते हैं, यदि सारा डॉक्यूमेंट है तो क्या करना चाहिए गलत ऑर्डर आया है तो मैं आपको बता दूं, देखें अगर गलत ऑर्डर आ गया है और एडीएम कोर्ट से अगर गलत ऑर्डर आया तो आपको ये लगता है कि गलत ऑर्डर है, उनके द्वारा जो ऑर्डर दिया गया उसके अगेंस्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सिविल अपील में फिर जा सकते हैं। ये आपके पास विकल्प है कि आप मान लेते हैं ठीक है एडीएम कोर्ट का ऑर्डर से आप असंतुष्ट हैं, उनका जो जजमेंट है, उनका जो फैसला है, अगर उससे आप असंतुष्ट हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप एडीएम कोर्ट जा सकते हैं और जो है यानी सिविल अपील कर सकते हैं। अगला सवाल है, हमारा घर जो कि पुश्तैनी घर है जिसका रास्ता जहां से जा रहा है तकरीबन 50 साल हो गए हैं, जो कि यहाँ पर जो है प्रधान द्वारा जो है सरकारी फंड से बनवाया गया है। अब उस जमीन को कोई जो है खरीद लिया, उनके खरीदने के बाद जो है 10 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस रास्ते को बंद जो है यह कहकर जो है किया जा रहा है कि जो है इसमें कि मैं इस जो है यहाँ पर बैनामा जो है कराया है, जबकि उनके बैनामा जो भी है उनका जो बैनामा कराने से 50 साल पहले का रास्ता है, प्लीज सजेस्ट में। अब देखें कोई भी जमीन है और जमीन का जो रास्ता है, अगर उस रास्ता को कोई कब्जा कर लिया, मान लेते हैं जाने आने का रास्ता है, बहुत दिन से आप उसका उपयोग कर रहे थे, अब वो अगर रास्ता को कब्जा कर लिया, अब ये जमीन जो रास्ता को कब्जा किया, मान लेते हैं ये रास्ता है, अब इसको जो कब्जा किया है ये किसी का निजी जमीन हो सकता है, या तो किसी का ये निजी जमीन है या ये जमीन जो होगा वो सरकारी जमीन होगा। अब पुश्तैनी घर है जहां से मान लेते हैं तकरीबन बहुत दिनों से आगे आने जाने का रास्ता है, तो जमीन का जो रास्ता है शहरी इलाकों में अगर आप घर मकान बनाते हैं ना, तो वहां पर पहले ये देखा जाता है कि आपका जो मैप तैयार हुआ है आप उस पर कितना रास्ता छोड़े हुए हैं। अगर आप रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो आपके मकान का मैप को अप्रूव नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में उसका उल्टा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो जाता है कि अब देखें नियम क्या कहता है कि अगर कोई निजी जमीन है, निजी जमीन पर आपने क्या किया, सरकारी फंड से, जो सरकारी यहाँ पर फंड है, फंड से आपने क्या किया, सड़क बनवा लिया, सड़क यहाँ पर बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में अब वो जैसे सरकारी फंड में लिखित तौर पर दिया जाता है कि ये जमीन रास्ते के लिए दिया जा रहा है, तो अब उसको कोई नहीं रोक सकता, ना उसको कोई खरीद लिया, खरीदने से कुछ नहीं होने वाला, यानी वो गलत हो गया। 10 साल हो गए, देखें वो रास्ता तो किसी तरह से खाली करना पड़ेगा, लेकिन अब उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया में जो है जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सरकारी फंड से अगर बना हुआ है ना, पहले तो आप जो है मजिस्ट्रेट के पास इसकी शिकायत करेंगे, आवेदन देंगे। अगर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप जो है यानी मामले को अब जो है ये इसलिए अब ये सिविल मामला हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में जाकर जो है दावा करेंगे, और यानी राइट टू वे वाली बात है। देखें आपको रास्ता कोई आपका नहीं रोक सकता, आपको उस रास्ते से जाने का अधिकार है, और खास करके सरकारी फंड लेकर अगर रास्ता बना दिया गया है तो फिर वो रास्ता सबका होगा, रास्ता खाली। तो आप जो है मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे सकते हैं, सार्वजनिक रास्ता है, सरकारी फंड से रास्ता बनाया गया, फिर भी रास्ता को यहाँ पर रोका जा रहा है, तो ये प्रक्रिया आपको करना है। अगला सवाल है, सर जी 1962 वाला सर्वे किसी और ने जो है करवा लिया है और वाले के हिसाब से जमीन दखल में 2 कट्ठा कम है, तो क्या अभी सर्वे से पहले क्या करना चाहिए?
अभी वर्तमान जो स्थिति होगा, यानी वर्तमान यहाँ पर जो कंडीशन चल रहा होगा वर्तमान में, यहाँ पर वही करना है। ठीक है, वही करना है वर्तमान में जो होगा। इसलिए कि 1962 वाला जो सर्वे है, 1962 में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपको उस समय अगर आप सुधार नहीं करवा पाए तो अब ये सुधार होगा भी सिविल कोर्ट से। यानी सिविल कोर्ट को ही पावर है कि अभी पुराना खतियान के हिसाब से, पुराना सर्वे के हिसाब से जो नया सर्वे है उसमें सुधार करने का। और अभी वर्तमान में अगर आप सर्वे कराना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्तमान स्थिति है उसी के अनुसार आपको कार्य करना है, उसके बाहर जाकर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मुझे मेरी नानी की ज़मीन करीब 2 एकड़ मिला है, यहाँ पर करीब जो है यहाँ पर 60 ईयर खेती कर रहे हैं। हमारी ज़मीन में से जो है पक्का रास्ता निकला है, बाद में नया यहाँ पर 7-12 और जो है नक्शा बना है। अब हमारी जो है एक्चुअल उसमें अगर जो है ज़मीन से 20 यहाँ पर जो है कम बताया है तो नक्शा भी यानी गलत बनाया है। अब मुझे जो है यहाँ पर जो बनानी है वो गवाह बोलते हैं कि नक्शे के हिसाब से ही बना सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले ज़मीन का नापी जो कराएंगे, यानी सरकारी अमीन से जो है, सरकारी अमीन से आप ज़मीन का नापी करा लेंगे। और ये नापी आपका पुराना जो नक्शा है, पुराना जो मैप है उससे भी करा लेंगे और नया मैप से भी करा लेंगे। दोनों में क्या अंतर आया है और क्या आना चाहिए इसका एक रिपोर्ट तैयार करवा लेंगे। फिर सुधार के लिए आप सिविल अपील में जाएंगे। यानी आप मैप में जो है एक तरह से आप क्या करेंगे, सिविल अपील में आपके पक्ष में जो जजमेंट होगा तो जजमेंट जैसे ही पक्ष में होगा तो ये स्पष्ट कर देगा कि आपका पुराना के अनुसार ज़मीन का जो नया मैप बना है उसमें त्रुटि है और ये आदेश हो जाएगा कि इसमें सुधार होना चाहिए। तो आगे अगर जब भी ज़मीन का मैप बनाया जाएगा तो फिर इस जजमेंट के आधार पर उसको अपडेट किया जाएगा। अगला सवाल है, सर मेरी मामी 4 बहन है और मामी की डेथ हो गई है। 2 मौसी ने जो है नाना का यहाँ पर जो है माइंड वॉश कर दिया। अब जो है नाना बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से यहाँ मेरा हिस्सा नहीं लगेगा, उसमें पुरानी ज़मीन है। क्या उसमें नाती का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, नाती का यहाँ पर हक है। यानी आप जो है कानूनी तौर पर देखें, अब नाना जो है के द्वारा नाना का अब कौन सा संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है कि नाना के पास जो संपत्ति है वो उनका अर्जित संपत्ति है। अब नाना ही ये बात अगर बोल रहे हैं, ठीक है, कि मेरे हिस्सा नहीं लगेगा, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि दो मौसी ने नाना का माइंड वॉश अप कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए कि जो है मेरी आपकी मम्मी जो है ना 4 बहन है, ठीक है, और मम्मी अब नहीं है इस दुनिया में। अब नाना नहीं शेयर देना चाहते हैं, नहीं हक देना चाहते हैं, तो मम्मी का तो शेयर लेकिन बनता, हक बनता है। तो पैतृक देखें संपत्ति अगर है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो उत्तराधिकार के तौर पर दावा किया जा सकता है। इसलिए कि देखें वहां पर नाना का जो हक है तो उनकी बेटी का भी हक है, नाना का शेयर है तो उनकी बेटी का भी शेयर है। और कैसा शेयर होगा, ये पूरा जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, इसमें ये शेयर अगर नाना का है तो इतना ही शेयर उनकी बेटी का होगा, और जो एक और बेटी है तो उनका भी हक होगा, एक और बेटी है उनका भी हक होगा, इनका भी हक होगा, तो सभी का शेयर समान होगा। इसलिए कि ये पैतृक संपत्ति दादा उनका भी पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। तो यहाँ पर जो उत्तराधिकारी होंगे उनका जो हक है वो सबका बराबर होगा, यानी जितने हकदार होंगे सबका हक क्या होगा, समान होगा। तो अब क्या कर सकते हैं कि एक शेयर आप ले सकते हैं, अगर पैतृक संपत्ति है वो पार्टीशन सूट का यानी बंटवारा का केस आप करेंगे, मुझे मेरा हक चाहिए, और आप अपनी माँ का हक जो है उसको प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो मान लेते हैं नाना का जो भी पैतृक हो या अर्जित संपत्ति हो, अर्जित संपत्ति अगर नाना जो है 2 आपकी जो मौसी है जिनका जो ब्रेन वॉश किए हैं उनको अगर लिख देती है, उनको जाकर जमीन की रजिस्ट्री कर देती है,
तो उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार का आप दावेदारी नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है, जमीन खरीदने पर जिसकी रजिस्ट्री हुई उससे अलग यहाँ पर जो है जगह कब्जा कर दिया गया। 23 साल बाद विक्रेता ने उस जमीन पर यह कहकर कब्जे की कोशिश की कि अपने खसरे में जाओ, क्या करें? तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझ लें कि जमीन खरीदने की अगर यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, जमीन यहाँ पर खरीदने पर जो है जिसकी रजिस्ट्री हुई और अलग जगह कब्जा दिया गया, मतलब जो जमीन खरीदा, ये प्लॉट जो खरीदा गया ये वाला, और कब्जा दिया गया 105, खरीदा गया 100, मान लेते 7, कब्जा दे दिया, इस पर दे दिया कब्जा, ठीक है। 23 साल बाद विक्रेता जब जमीन को ढूंढ रहा है तो जो कब्जे की कोशिश की तो बोल रहा है कि नहीं, अपने खसरे में जाओ, क्या करें? तो देखें, जो कागजात पर होगा कानूनी तौर पर जो है ना कि वही होगा जिसके पास, जो आपके पास कागजात है वही कब्जा आपका होना चाहिए। जो जमीन आपको दिया गया है वो अगर प्लॉट नंबर अलग है, आपके कागजात पर प्लॉट नंबर अलग है, सबसे पहले आप उसका यहाँ पर जो है सीमांकन कराएंगे, है ना, सीमांकन जो है यहाँ पर कराएं। सीमांकन कराने के बाद जो है, जब सीमांकन का आपको रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा, तो सीमांकन के रिपोर्ट के अनुसार जो है फिर आपको आपका पोजीशन मिलेगा। अगर वो पोजीशन नहीं देता है तो फिर आपको कानूनी प्रक्रिया, ठीक है, जो सीमांकन हुआ, जो सीमांकन तय हुआ उसके हिसाब से अगर आपको पोजीशन नहीं मिला तो फिर वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में क्या होगा? सीमांकन किया गया और आपको पोजीशन नहीं दिया गया तो फिर वहां पर जो है एक तरह से आप कानूनी तौर पर दावा करेंगे और दावा करके अपनी संपत्ति को प्राप्त करेंगे। ये है पूरा प्रक्रिया। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं कि लाइक कर दिया हूँ, शेयर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ये कहना है कि इतना जो कर दिए हैं कि थोड़ा सा जो है इतना भी कर देते कि लड़के की गलती, पैतृक संपत्ति, बाप दादा के मकान को एक तरह से बुलडोजर किया जा रहा है, यानी बहन बेटी की संपत्ति, जिसका इस संपत्ति में हक है उसको भी यहाँ पर जो है राजशाही बुलडोजर किया जा रहा है। बहन बेटी की क्या गलती है जो उनके मकान को बुलडोजर किया जा रहा है? देखें, इसके लिए इसका भरपाई कौन करेगा? देखें, भरपाई की बात है कि अब ये सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, या मान लेते हैं कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला हो तब बुलडोजर चलता है, या सरकार का जो है फैसला है तो उसको लेकर बुलडोजर चलता है। अन्य जो है कोई भी प्रशासन जो है बिना कोई आदेश के जो है किसी के घर पे, किसी के मकान पर बुलडोजर चलाने का कोई कानून नहीं है। सरकार के द्वारा मान लेते हैं कोई ऐसा जो है जो इलीगल प्रॉपर्टी है, या सरकारी ज़मीन पर प्रॉपर्टी है, या अवैध प्रॉपर्टी है, या मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसके घरों की कुर्की होनी है, जो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, तो वैसे सिचुएशन में उस तरह का जो मकान है उस पर सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है। कोर्ट का जो फैसला है कि कोर्ट का जब आदेश होगा कि नहीं ये घर जो है इलीगल है, इसको तोड़ा जाए, इसको हटाया जाए, तो फिर कोर्ट के फैसले के अनुसार भी उसको हटाया जाएगा। तो कोर्ट का जजमेंट अगर आपके पक्ष में नहीं है तो फिर आप अगर ऐसा प्रयास किया जा रहा है या आपके मकान पर या किसी के मकान पर अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसे सिचुएशन में आप जो है कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं, है ना, कोर्ट में जाकर जो है आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। ये आपके पास विकल्प है कि आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर अपील कर देंगे। हमारे जमीन को कुछ कारण जो है हमारे नौकर के नाम कर दिया, उसने कभी उस जमीन को अपना नहीं बोला, उस जमीन को बाद में जो है हमारे नाम में ट्रांसफर कराना था, मगर वो नौकर जो है कमाने खाने चला गया। अब जो है 104 साल बाद जो है उस नौकर का जो है पोता जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहा है। तो जिसका जमीन होगा, जिसके पास जमीन का कागजात होगा, वो तो मालिकाना हक जताएगा ही, ठीक है। आपके पूर्वज ने उसको नौकर के नाम किया है, तो नौकर के नाम किया है तो अभी उसके नाम जमीन का कागजात है। जमीन का कागजात अगर उसके पास है तो कानूनी तौर पर उसका अधिकार है। अब ये देखा जाएगा कि कब्जा किसके पास है। कल को आप ये जाकर कहेंगे कोर्ट में कि नौकर के नाम कर दिया गया, तो आखिरकार नौकर के नाम किया गया
तो हो सकता है नौकर को दिया गया होगा ज़मीन कि आप ये मेरे यहाँ काम करता, हम इसको दे देते हैं, इसके परिवार को दे देते हैं। तो इस तरह का दावा करके जो है, यानी ठीक है आपके दखल में ज़मीन है, आप दखल के हिसाब से आप दावा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कागजात में जो मजबूत है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार है। अगला सवाल है सर, हम दरभंगा से हैं और 1904 का खतियान हमारे पूर्वज के नाम है और जमाबंदी भी हमारे पूर्वज के नाम है। 75 के सर्वे में यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के नाम वो हो गया सर्वे में, उसका कोई यहाँ पर अधिकार नहीं है। पहले हम सर्वे में केस करें, यहाँ पर प्रॉपर्टी पर केस जो है करें, क्योंकि हम लोग जमींदार फैमिली से हैं और जो है हमारे जो है पूर्वजों ने यहाँ लिस्ट पर दिया था। ठीक है, प्लीज़ हमको यहाँ पर जो है मिल नहीं रहा है, 100 साल का जो है लिस्ट था। शिक्षा विभाग यहाँ पर कहता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आरटीआई से, जो कि यहाँ पर क्या हम जो है सर्वे के माध्यम से कोर्ट जाएं, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर केस करने के लिए पहले नोटिस देना पड़ता है। कृपया सही मार्गदर्शन करें। देखें यहाँ पर क्या होगा, देखें सरकारी संपत्ति पर केस नहीं कर रहे हैं, आप जो है अपना निजी संपत्ति को ढूंढ रहे हैं। आपका ये ज़मीन निजी है और ये 1904 का जो खतियान है का खतियान जो है, ठीक है, ये आपके नाम है और ये जो आगे का सर्वे हुआ यानी 75 का जो आप कह रहे हैं, तो उसमें शिक्षा विभाग के नाम चला गया। तो आपको शिक्षा विभाग को नोटिस इसलिए करना है कि ये गलत तरीके से चला गया है, या शिक्षा विभाग के पास ये कैसे गया, किस आधार पर गया, ये हमको कोई इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमको पता है। ये जबरन ले लिया गया, हमारे ज़मीन को हड़प लिया गया सरकार के द्वारा, हम लोगों को डराया गया, हम लोगों को धमकाया गया, यानी हम लोग को डरा धमका कर वैसे सिचुएशन में उस समय हमारे पूर्वजों की वैसी परिस्थिति नहीं थी, यानी जो कि वो उनसे लड़ सकते थे, और ऐसे सिचुएशन में हमारे ज़मीन को बिना मुआवजा का लिया गया। अब डिपेंड करता है, देखें इस दो केस में कि या तो डिपेंड आप अगर मान लेते हैं मुआवजा के लिए तैयार होते हैं तो उसका जो कीमत है वो वर्तमान में वो दिया जाएगा, या जो आपकी ज़मीन है, आप सरकार से लड़ रहे हैं, जो आपकी ज़मीन है वो आपको वापस मिलेगी। देखें ये जो है ज़मीन इनके पास बहुत दिनों से है, इनके दखल में है, इनके उपयोग में है, तो इनका तो ये एक तरह से प्रूफ है कि ये लंबे समय से इस ज़मीन को यूज कर रहे हैं। और आज आप जा रहे हैं केस करने के लिए, एक ज़मीन मालिक 1904 का जो है अधिकार का दावा कर रहा है, तो देखें ये साबित तो दोनों को करना पड़ेगा। आपको भी ये करना पड़ेगा कि आपकी ज़मीन है, और जो ये शिक्षा विभाग है उनके अधिकारी भी रिपोर्ट देंगे आखिर ये शिक्षा विभाग को ज़मीन हुआ कैसे। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा विभाग के पास प्लस पॉइंट है कि उनका उस पर दखल है, यानी कह सकते हैं सरकार का ये ज़मीन हो चुका है। लेकिन सरकार तो ज़मीन ले लिया, लेकिन आपको ज़मीन का ना तो मुआवजा मिला, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और गलत तरीके से ना हमारे पूर्वज के द्वारा इसको कभी लिखित तौर पर दिया गया, ना कोई ऐसा दान पत्र है, अगर है तो सरकार इसको स्पष्ट करे। तो इसको लेकर आप दावा पेश कर सकते हैं, यानी पुराना खतियान से में अगर आपको लगता है कि सर्वे में गड़बड़ी हुई है या गड़बड़ी कराया गया है, तो इसको लेकर आप दावा करके केस फाइल कर सकते हैं। अगला सवाल है, बासगीत पर्चा के जमीन का उत्तराधिकारी तय कैसे होगा। देखें बासगीत पर्चा जो है, जैसे ये जमीन है, इस जमीन पर आपका बहुत दिनों से दखल है और इस पर आपका मकान बना हुआ है, मकान बना है और आप इसमें क्या करते हैं, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जमीन का मालिक कोई और है, ये किसी का निजी जमीन है, यानी निजी जमीन है और वो भी किसी और का। आपका क्या है, दखल है, मकान यहाँ पर बना है, रहते हैं आप उसमें, और आपके पास जमीन नहीं है, कहीं पर कोई जमीन नहीं है, तो आपको सरकार के द्वारा पर्चा दिया जाएगा और वो पर्चा वैलिड होगा। अब है कि यहाँ पर जमीन का उत्तराधिकारी तय कैसे होगा। ठीक है, तो बासगीत पर्चा का नियम है कि जिसके नाम पर्चा बना, जब तक वो व्यक्ति जीवित है उस पर्चा का वैल्यू है। अगर वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर्चा का मान्यता खत्म हो जाता है। और जो व्यक्ति उत्तराधिकारी है, यहाँ पर उत्तराधिकारी जो होगा
उत्तराधिकारी का क्या कंडीशन है कि अगर उसके पास अब जमीन है, वो अब पहले से जैसा नहीं है, अब वो जमीन यहाँ पर खरीद भी लिया है, तो वैसे सिचुएशन में अब उसको वो पर्चा नहीं मिलेगा। मान लीजिए 4 डिसमिल का पर्चा है, 4 पुत्र है, लेकिन 4 पुत्र में से 3 पुत्र अब यहाँ पर जो है भूमिधर है, और ये तीनों पुत्र 20 वर्ष पहले ही पर्चा की जमीन छोड़ दिया था। सिर्फ एक पुत्र जो है यानी वर्तमान पिछले 20 साल से उस पर रह रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि तो सभी पुत्र को जमीन बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये तो पर्चा वाला डिपेंड करता है, लेकिन आप चाहें तो दोबारा अपने नाम से उस जमीन का पर्चा बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर भी कोई जमीन नहीं है, आपने कहीं पर अगर कोई जमीन नहीं खरीदा है, तो आपको अधिकार है कि आप जो है दोबारा जाकर पर्चा बनवा सकते हैं। अगला सवाल है सर, 1950 में बड़े बाबा के नाम से रजिस्ट्री हुआ और रिविजनल सर्वे में छोटा बाबा और बड़े बाबा के नाम से खतियान बना। ठीक है, तो अब रजिस्ट्री हुआ जो बड़े बाबा के नाम से, और रिविजनल जो बना तो उसमें दोनों के नाम से खतियान बना। कब्जा भी छोटे बाबा का है और ना जमाबंदी है और ना ही दाखिल खारिज हुआ है, तो क्या छोटे बाबा का हिस्सा होगा? तो छोटे बाबा का अभी आरएस जो खतियान बना है उसके अनुसार हिस्सा होगा। ठीक है, यहाँ पर आरएस खतियान के अनुसार जो होगा, इनका अनुसार क्या होगा, हिस्सा होगा। इस बात से आप जो है इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब रही बात की दावेदारी का, तो आप दावेदारी 1950 का जो है यहाँ पर केवाला के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो दावेदारी करेंगे। अगर ये दावेदारी साबित होगा, ऐसे भी बड़े भाई के नाम से प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट फैमिली था, फिर भी छोटा का अधिकार होगा। यानी अब वो साबित करना कि बड़े दादा अपना कमाई से जो है वो प्रॉपर्टी को खरीदे, अपने नाम पर खरीदे, ये सारा कुछ साबित करना जो है बहुत पहले की बात है। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और बाद में आरएस दोनों के नाम से बन गया, रिविजनल सर्वे दोनों के नाम से हुआ, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, उनका कानूनी अधिकार होगा। सर, मेरे पिताजी ने 1987 में एक व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। उस व्यक्ति ने उस जमीन यानी रानी के पास रजिस्ट्री करवाई थी, जिसके रजिस्ट्री पेपर अभी भी कोर्ट रूम रिकॉर्ड में है। मेरे पिताजी ने जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और सन 2000 तक टैक्स दिया था। उसके बाद जमीन की टैक्स नहीं ली जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है गैराबाद खास जमीन है। इस जमीन पर मेरा 1987 से 4 दीवारी घर, बाथरूम, कुआं सभी बना हुआ है। क्या सरकार अगर अधिग्रहण करती है तो मुझे मुआवजा मिलेगा? जमीन पर मेरा हक रहेगा? प्लीज मुझे बताएं। देखिए, सरकार जो अधिग्रहण करती है, मुआवजा नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट में जाएंगे। इसलिए कोर्ट में जाएंगे कि आपका दखल है, ठीक है, और आपका जमीन कोई लीज पर नहीं लिया गया है। लंबे समय से अगर आपका दखल है, आप उस पर मकान बनाकर रह रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप कोर्ट में जाकर दावा कर सकते हैं। सरकार, देखें, कोई भी जमीन का टुकड़ा हो, सरकार की भी जमीन है, सरकार अपनी जमीन को छोड़ दे, लोग उस पर जो है दखल करके पूरा मोहल्ला बसा ले, ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को भी यानी सरकारी जमीन पर भी जाकर दावा करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पर सरकार जो है अतिक्रमण कह के उसको जो है खाली करवा देती है। तो ऐसे कंडीशन में अब जहां पर मकान बना हुआ, घर बना हुआ है पूरा, आप उसमें अगर रहते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। अब रही बात कि कोर्ट में जाकर आप जो है सरकार के द्वारा अगर वो जमीन लिया जाता है, तो अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि आप बहुत लंबे समय से जो है इस जमीन पर जो है दखल में है, आपका मकान बना हुआ है और आप बेघर हो जाएंगे अगर ये घर जो है वो तोड़ दिया जाएगा तो यानी कोर्ट का जैसे ही आप कह सकते हैं कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के हिसाब से अगर मुआवजा तय होता है, आदेश जारी होता है। ऐसे सरकार तो आपको मुआवजा दे नहीं रहा, तो कोर्ट का जो फैसला है वो अगर आपके पक्ष में होता है, कोर्ट का आदेश होता है, सरकार को जो है आदेश दिया जाता है कि नहीं आप इनको मुआवजा दीजिए, ये इनका घर आप तोड़ रहे हैं, ये इतना दिन से ये घर में रह रहे हैं, बाथरूम बनाए, घर बनाए, ठीक है, 4 दीवारी है, कुआं है, सभी एक घर में है, आप उस घर को आप ले रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं करें, इनका जो मुआवजा बनता है ताकि ये दूसरा जगह जो मकान है वो बना सकें। यानी कभी भी होगा अगर जो अधिग्रहण करता है और आपको अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो आपको ये अधिकार है कि आप ये कर सकते हैं।
अगला सवाल है कि आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, मैंने खुद एक प्रॉपर्टी ली थी, उसका लोन भी मैंने चुकाया, पर घर की रजिस्ट्री में मैंने अपनी माताजी और मेरा नाम जो है जुड़वाया था। माताजी और मेरा नाम जुड़वाया था। अब माताजी का मौत के बाद उसका मालिक मैं रहूँगा या मेरी बहन? देखिए, मान लेते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी ली, ठीक है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, इस पर आपकी माँ का भी नाम दर्ज है और आपका यहाँ पर एक तरह से बेटा का नाम दर्ज है, माँ और बेटा का नाम दर्ज है, दोनों के नाम से ज़मीन का रजिस्ट्री है। तो ये ज़मीन में अब यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर रही बात बेटी का, तो बेटी जो है एक तरह से माँ का संपत्ति है, तो उन पर उनका अधिकार है। तो ये ज़मीन सबसे पहले तो 50 एक बेटा का हो जाएगा जिनका नाम दर्ज है, आधा का ही हकदार वो होंगे। अब आधा में इसमें क्या होगा, एक बेटा का हक होगा और आधा जो है बेटी का हक होगा। तो बेटी को इतना हक जो है वो मिल सकता है अगर वो दावा करती है तो। अगला सवाल है, बिहार सरकार की भूमि है जिस पर मेरा कब्जा है, इससे यहाँ पर जो है, यहाँ पर सस्ते जो यहाँ पश्चिम में मेरा खतियानी भूमि है जिस पर मेरा निवास है, रास्ते के रूप में बिहार सरकार की भूमि प्रयोग कर रहे हैं। अब किसी द्वारा आदमी CS खतियान में खाता है और मेरा है, कहता है मेरा है, और अपना यहाँ पर दावा बता रहा है, खाली करने को बोल रहा है। तो किसी भी कीमत में जो है ज़मीन को खाली नहीं करना है। CS खतियान में उसका नाम दर्ज है, तो CS खतियान से बना है RS खतियान, तो RS खतियान में किसका नाम दर्ज है? इसलिए बिहार सरकार का भूमि अगर हो गया, RS खतियान में किसका है भूमि? बिहार सरकार का। तो पहले सरकार से वो ज़मीन वापस प्राप्त करे, उसके बाद आपसे उसकी दावेदारी होगी। हाँ, बिहार सरकार से वो CS खतियान के अनुसार अगर ज़मीन वापस प्राप्त कर लेता है तब आप खाली करेंगे। अभी तो अब सरकार की भूमि है, आपके अंडर है। अगर आप जाकर एक तरह से अगर ऐसा कहता है तो आप जाकर उसके ऊपर FIR भी दर्ज करा सकते हैं कि हम ज़मीन का दखल में है, पोजीशन में है, सरकारी ज़मीन है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति हमको परेशान कर रहे हैं, ये अपना एक कागजात पुराना वाला दिखाते हैं, जबकि इनका CS खतियान से जो ज़मीन का सर्वे वो बिहार सरकार के नाम हो चुका है। तो उनका कैसे हुआ? जब तक वो सुधार नहीं करवाएंगे, जब तक जो है CS खतियान के हिसाब से दावा नहीं करेंगे और दावा साबित नहीं करेंगे, तब तक वो उस ज़मीन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, मौखिक बंटवारा नहीं होता तो सरकार आगे कुछ कर भी नहीं सकती, पंचनामा से कभी कुछ नहीं सुलझेगा, जब तक आपसी सहमति से उस समय भी ना हो, पंच जो है यहाँ पर समझ बूझ कर समझाते भी हैं, तब सबों का मान्य होता है। देखिए, मौखिक बंटवारा नहीं होता तो आगे कुछ नहीं कर सकती है, पंचनामा से कुछ नहीं सुलझेगा। बिल्कुल देखें, मौखिक बंटवारा हो या पंचनामा हो, कागजात अगर तैयार होता है, यहाँ पर कागजात तैयार हो गया, ये कागजात जो है ये मौखिक तौर पर तैयार किया गया हो, ठीक है, यानी पंचनामा जो है उसका तैयार किया गया हो, और इसके अनुसार अगर ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया और इसके अनुसार ज़मीन का दखल भी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मौखिक कागजात का कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पर मौखिक कागजात का भी मान्यता होगा, और इस प्रकार के जजमेंट हम बताए हुए हैं। आप जाकर जो हमारे प्लेलिस्ट यानी हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला, उसमें मौखिक बंटवारा का जजमेंट बताए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मौखिक बंटवारा का मान्यता पटना हाईकोर्ट का फैसला है, आप उस फैसले को यहाँ पर जो है जाकर जजमेंट को देख सकते हैं कि आखिरकार उस फैसले में क्या कहा गया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला देखना, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी आप जाकर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी जाकर देख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप जाएंगे जो चैनल प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिलेगा और वहां पर जाकर आप पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो पता कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर रसीद में पापा का नाम आता है, बट जब यहाँ पर खाता चेक यहाँ पर जो है करते हैं तो उस पर शो नहीं करता है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? प्लीज़, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, घर नहीं बना पा रहे हैं। देखें, बिल्कुल देखें, ये ज़मीन जो है, ज़मीन का जो रसीद है उसमें अगर मान लेते हैं आपके पापा का नाम आ रहा है, ठीक है, पापा का नाम जो है आ रहा है, लेकिन इसका अगर आप खाता चेक करते हैं ना, तो हो सकता है कि ये
दूसरे का नाम आ रहा होगा। यानी खाता चेक करते हैं तो ये जमीन रसीद अगर है, जमीन का यहाँ पर जमाबंदी अगर कायम है, जमीन का ऑनलाइन जो है यहाँ पर रसीद अगर कट रहा है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब है कि इससे संबंधित कागजात आपका कौन सा ऐसा कागजात है जिससे कि आप टाइटल साबित कर सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर खतियानी ज़मीन है, ज़मीन का केवाला बैनामा हुआ है, यानी जो भी है जिसके आधार पर आप इस ज़मीन को प्राप्त किए हैं वो साक्ष्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, आपको घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन का अगर जमाबंदी कायम है, ज़मीन का रसीद अगर आपका कट रहा है तो लाभ सरकार को लगान दे रहे हैं, पापा का नाम दिखा रहा है, तो खाता चेक करने के बाद कोई दूसरा का नाम भी दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है जमीन का खतियान किसी और के नाम से होगा, आपके पूर्वज उस जमीन का केवाला लिए होंगे, किसी से खरीदे होंगे, उसका म्यूटेशन कराए होंगे, और अभी तक वो मान लेते केवाला भी घर में नहीं है, लेकिन म्यूटेशन का प्रक्रिया आगे तक जो है वो चलता आ रहा है, और आसपास के लोगों को पता जरूर होगा। तो आसपास के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि जमीन कैसे इनको प्राप्त हुआ है, और अगर जमीन का रसीद कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, हमारे परदादा ने जमीन जो है खरीदा था 1967 में, रजिस्ट्री हुआ लेकिन म्यूटेशन नहीं यहाँ पर करा पाए, और उस जमीन पर जो है न्यू रेलवे लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर मुआवजा किसको मिलेगा? अभी जिसके नाम से पट्टा है उसको मिल जाएगा, या हमें जिसके नाम से यहाँ पर पट्टा है उसको मिलेगा। 1967 का है, आप क्या करें, जमीन का जो केवाला है, केवाला का नकल निकाल लें, नकल यहाँ पर निकाल कर जो है, निकाल कर इसमें इसको आधार पर जो है टाइटल का दावा करें, टाइटल का दावा, और साथ में जो है आप उसके बाद टाइटल का दावा जैसे ही करेंगे आपका पक्ष में जजमेंट आएगा, आपके पास कागजात है, जजमेंट यहाँ पर आएगा, तो फिर आपको ज़मीन का जो है मुआवजा भी मिलेगा, और ज़मीन का आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा, ज़मीन का म्यूटेशन भी हो जाएगा, म्यूटेशन में भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा। अगला सवाल है, मेरे नाना जी के मरने के बाद हमारे मामा जी के नाम से जमाबंदी कायम हो गया। मामा जी को यहाँ पर मरने के बाद हमारे मामी के नाम से जमाबंदी कायम हो गया, लेकिन उनका कोई यहाँ पर बाल बच्चा नहीं है, लेकिन अभी भाई का एक जो है बहन जिंदा है, ठीक है, बहन जिंदा है, तो म्यूटेशन किसके नाम से होगा? तो देखें, सबसे बड़ी बात है कि नाना का संपत्ति में कोई बेटी है ना, तो म्यूटेशन किसके नाम से, ऐसे सोच लें, बेटी का हक होगा, बेटी का जो है हक होगा, कानूनी अधिकार होगा बेटी का, इसलिए कि बेटी क्या है, परिवार की उत्तराधिकारी है, कि जो बेटी है वो पार्टीशन सूट का दावा कर देगी, बंटवारा का केस कर देगी कि मुझे मेरा जो है एक तरह से जो पिता है उसका संपत्ति में हक नहीं मिला है। तो जब बंटवारा का केस करेगी कि पिता का संपत्ति में हक चाहिए, तो फिर क्या कहते हैं, उसको हक मिलेगा, किसी भी जो है तरह से उसको हक मिलेगा। अगला सवाल है, सर मैं आपसे जो है एक सलाह चाहता हूँ कि मेरे घर के सामने वाले रोड पर एक लोग ने कब्जा कर लिया, जो वकील है, वहाँ पर गैरेज बनाकर गाड़ी वो रखे हैं, वो लोग पंडित हैं, उनके अगल बगल वाले जो पट्टेदार हैं उन्हें जो है आपत्ति नहीं। मैंने जो है कंप्लेन किया, बाद में पट्टेदार जाकर जो है चौकी में गवाही दे दिया कि उसका पर्सनल ज़मीन है। गांव के प्रधान हैं, वो भी उनके बिरादर हैं और वो भी कुछ नहीं कर सकते। हमने कंप्लेन किया कि उनके घर के सामने ही मेरा घर है। उन्होंने जो है दीवानी में केस किया कि मेरा जो घर बना 30 से 40 साल पहले उस जगह पर उनका 1 डिसमिल ज़मीन है, यानी उन्होंने मेरे घर पर केस किया है, जो कि झूठा है। हमने तो सिर्फ रास्ते के लिए कहा, जो कि सरकारी ज़मीन है। हमने उससे कई बार कहा पर उन्होंने गैरेज नहीं हटाया। तंग आकर हमने उन पर जो है कंप्लेन किया, लेकिन उन्होंने नतीजा जो है यहाँ पर जो है निजता का हद जो है पार कर। देखें, अगर उनका कहना है कि ज़मीन है और आपका घर में उसका ज़मीन नहीं है, तो फिर कोर्ट चला जाए, जहाँ भी चला जाए, नहीं निकलेगा, ठीक है, नहीं यहाँ पर जो है निकलेगा, सीधी सी बात है। अब रही बात कि आप वहाँ पर भी स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि, और उसका वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी रास्ता जो है, सरकारी रास्ता को कब्जा किया गया है।
ठीक है। अब रही बात जितना आपका निजी ज़मीन है और उस रास्ते से अगर मान लेते हैं आपको या आसपास के लोगों को आने जाने में समस्या है, तो वैसे सिचुएशन में वो रास्ता खाली होना चाहिए। अगर वो लोग वो रास्ता खाली नहीं करते, मान लेते दखल करके रखे हुए हैं, रास्ता नहीं छोड़ने को तैयार है, ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है, ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है, तो इस बात को देखें, आप समझ लें कि कोई भी जो ज़मीन का टुकड़ा है और उस पर मकान है तो रास्ता बाधित नहीं हो सकता, यानी सार्वजनिक रास्ता जो है वो बाधित नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी आप जो है कोर्ट में मामला गया तो अपना आप जो है पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। अब रही बात उनका 1 डिसमिल ज़मीन का, तो उनका 1 डिसमिल ज़मीन कहाँ है वो ढूंढेंगे, वो उसका साक्ष्य देंगे और आप अपना साक्ष्य देंगे, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से आप भी जो है अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अगर यानी कोई भी समस्या है आप कमेंट में जाएंगे, जो है अपना सवाल पूछेंगे। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से आपको बता सकें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है फिर से कमेंट कर सकते हैं। आपने सवाल पूछा है पहले, लेकिन अगर आपका कमेंट नहीं आया है तो फिर दोबारा जो है वो जाकर पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको बताएं क्या करना है, कैसे करना है।